अब अपन शुरू करते हैं पॉलिटी में। आज का जो हमारा टॉपिक है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निर्देशक, भैया इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दो चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। तो डीपीएसपी, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है इसे किस भाग के अंतर्गत रखा गया है, तो याद रखिएगा भाग, ठीक है, यहां से भाग 4, आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, दो क्वेश्चन बन जाएंगे, किस भाग से लिया गया है और कौन से आर्टिकल तक है। किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। आयरलैंड से भारत ने लिया, और आयरलैंड ने कहां से लिया? स्पेन से, स्पेनिश संविधान से लिया गया। ठीक है, भारत ने किससे लिया? आयरलैंड से, और आयरलैंड ने किससे लिया? स्पेनिश संविधान से। ठीक है, स्पेनिश संविधान से। एक क्वेश्चन अब और ये बनता है कि इसे किस आयरलैंड से कब लिया गया है? 1937, 1937। और 1937 के अंतर्गत क्या आता है? भारत शासन अधिनियम 1935। तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा डीपीएसपी किसके समान है? तो डीपीएसपी किसके समान है? भारत शासन अधिनियम 1935 के समान है। ठीक है, तो डीपीएसपी भारत शासन, अब ये न मानेगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत है। ठीक है, डीपीएसपी किसके अंतर्गत? भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन दूसरा बनता है कि इसका उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसका उद्देश्य क्या है, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है। तो डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता और समानता बनाए रखना। मतलब क्या है? जब भी जस्टिस हो, जब भी न्याय हो, तो उसमें क्या बनाना है? उच्च आदर्श, ठीक है, स्वतंत्रता और समानता बनाए रखना। मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। लोकतंत्र स्थापित करना। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है कि भाई डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन देगा, तो जानिएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। और फंडामेंटल राइट किसका था? राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने की बात कर रहा है। दोनों के बीच अंतर समझिएगा। फंडामेंटल राइट राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करेगा, डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र क्या रहेगा? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में मदद करेगा। ठीक है, तो ये चीज है। फिर एक और पॉइंट, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को संविधान की क्या माना जाता है? आत्मा और हृदय। ठीक है, संविधान की आत्मा और हृदय दोनों को, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को क्या माना जाता है? संविधान की आत्मा और हृदय। क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर?
देखो डीपीएसपी को वैसे संविधान में डिवाइड नहीं किया है 3 भागों में, लेकिन हम इसे बहुत अच्छे से समझने के लिए 3 भागों में डिवाइड करते हैं। डीपीएसपी को समझने के लिए इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला समाजवादी, सोशलिस्ट, समाजवादी सोशलिस्ट। सेकंड होता है गांधीवादी, गांधीज। और थर्ड होता है उदार बुद्धिजीवी, मतलब लिबरल इंटेलेक्चुअल। मतलब 3 भागों में डिवाइड करके हम इसके पूरे के पूरे आर्टिकल को 36 से 51 तक के आर्टिकल को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहला समाजवादी सोशलिस्ट जो विचारधारा है, सोशलिस्ट बातें हैं। सेकंड गांधीवादी एंड देन थर्ड उदार बुद्धिजीवी, जिसको आप लिबरल इंटेलेक्चुअल बोलते हो। क्लियर है? चलो लिख लो, तब तक मैं थोड़ा सा इंक भर लेता हूँ। अरे तो वो इंक वो नहीं है ना, वो पेंट वाला नहीं है। अरे हो गए, कोई दिक्कत नहीं, लिखना चाहिए। ये तीनों, अब अपन एक एक करके सारी चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक आर्टिकल को पढ़ते चलते हैं और कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है ये देखते चलते हैं। आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं तो आर्टिकल को थोड़ा समझदारी से करिएगा। सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल 36, आर्टिकल 36। तो आर्टिकल 36 किसके बारे में बात करता है? स्टेट के बारे में। स्टेट मतलब राज्य। जो आपके फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 था ना, आर्टिकल 12 में जो स्टेट की परिभाषा थी वही आर्टिकल 36 में स्टेट की परिभाषा है। ठीक है, आर्टिकल 12 में स्टेट की क्या परिभाषा थी? भारत सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, जितनी भी आपकी प्रशासनिक पद हैं, जितने भी प्रशासनिक संवैधानिक जो आपके जो पोस्ट हो गई, जो भी चीज़ है, और साथ में लोकल गवर्नेंस हो गए, और साथ में ऐसी निजी कंपनी जो थोड़ा बड़ा है, पीएसयू हो गई, ये सब क्या थी? भारत सरकार, ये सब क्या थी? राज्य सरकार के अंतर्गत में थी, राज्य थी। आर्टिकल 12 में अपन उसके बारे में लिखे हैं कौन कौन थी। ठीक है, फंडामेंटल राइट, तो उसको करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आर्टिकल 37 बोलता है डीपीएसपी क्या है? वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है मतलब इसको समझिए, डीपीएसपी वाद योग्य नहीं। मतलब अगर स्टेट डीपीएसपी में लिखी हुई बातों का अगर पालन नहीं कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते ये कह के कि भाई ये हमारे अधिकारों को हनन हो रहा है, यानी केस दायर नहीं हो सकता। मतलब ये बाध्यकारिता नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, राज्य के ऊपर ये बाध्यकारिता नहीं है, यानी राज्य के ऊपर बाध्यकारिता नहीं, बल्कि एक नैतिक जवाबदेही। नैतिक जवाबदेही मतलब ये सरकार की एक मोरल ड्यूटी है। ठीक है, कि सरकार को क्या करना पड़ेगा? डीपीएसपी को लागू करना पड़ेगा, और सरकार देखेगी और जनता उसके ऊपर प्रेशर डालेगी सरकार के ऊपर हर एक 5 साल में इलेक्शन में कि भैया अगर आप इसको लागू नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे? आपको सत्ता से उठा देंगे। ठीक है, तो एक तरीके से नैतिक जवाबदेही। और इसके पीछे कारण क्या था कि आखिरकार क्या कारण है कि डीपीएसपी को बाइंडिंग नहीं किया गया, गैर
ये बोलो कानूनी रूप से बाध्यकारिता नहीं, उसके पीछे कारण बताओ भाई कृष्णा बाबू। बाध्यकारिता नहीं है, पढ़े हो ना इसको, बताओ क्यों आखिरकार बाध्यकारिता नहीं की गई। देखो उसके पीछे रीजन, सबसे पहला जो रीजन है कि भारत के पास क्या थी, संसाधनों की कमी थी। भारत के पास क्या थी, संसाधनों की कमी थी। देश आजाद हुआ था भाई, एरिया का ही बंटवारा नहीं बल्कि संसाधनों का भी बंटवारा हुआ था। तो भैया जब संसाधन ही नहीं तो इतने सारे अधिकार कैसे सरकार दे सकती है। तो सबसे पहले संसाधनों का अभाव, संसाधनों का अभाव पहला कारण। दूसरा विविधता एंड पिछड़ापन। देखो दोनों चीज है ना, भारत देश में कितनी विविधता है, कितने जाति धर्म संप्रदाय, कितनी भाषा के लोग रह रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। पिछड़ापन भाई, लोगों को अपने अधिकार के बारे में आज तक नहीं मालूम पता चल पाए 75 ईयर के बाद। तो वो समय सोचिए कैसे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में इतना पता चल पाता है। तो बोला गया कि भाई इतनी सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। और तीसरा, चूंकि भारत सरकार के ऊपर किसी प्रकार का भार नहीं डालना चाहते थे, ये नहीं डालना चाहते थे कि अभी से ही भारत सरकार शुरू से इन सब चीज़ों के अधिकारों के पीछे दब जाए। ठीक है, तो ये 3 कारण रहते हैं जिसके आधार पर यह बोला जा रहा है कि डीपीएसपी को कानूनी रूप से बाध्यकारिता नहीं की गई, कानूनी रूप से बाइंडिंग नहीं है, बल्कि क्या है, एक नैतिक जवाबदेही है, मोरल ड्यूटी है। उसी के आधार पर आप देख रहे हो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग डीपीएसपी को लागू करने के लिए सरकार ने क्या किया है, संविधान संशोधन भी किया है। ठीक है, तो क्लियर है आर्टिकल 37। अब आर्टिकल 38 में आते हैं। अब आर्टिकल 38 जो बोलता है, बोलता है भाई राज्य का कुछ कर्तव्य है। अब राज्य का क्या कर्तव्य है इसको देखिए। पहला बोल रहा है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य व्यवस्था करेगा। मतलब लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या करेगा, राज्य व्यवस्था करेगा। अब अलग अलग तरीके से राज्य व्यवस्था करता है ना लोक कल्याण के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए सब्सिडी देना, अभी आप लोगों को 1000 रुपये देना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क योजना, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना, आपके इलाज के ऊपर खर्चा करना, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से लोक कल्याण के लिए क्या कर रहा है, राज्य व्यवस्था कर रहा है। सेकंड बोलता है कि आय, अवसर, प्रतिष्ठा की असमानता में कमी। असमानता में कि आय हो गए, अवसर हो गए, प्रतिष्ठा की असमानता, यानी आय मतलब इनकम। ठीक है, जो इनकम में क्या है, इनइक्वालिटीज है, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। अवसर जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और जो प्रतिष्ठा, जो प्रेस्टीज है। प्रतिष्ठा किससे संबंधित हो जाती है, एक समाजवाद, एक समाज के ऊपर डिपेंड करता है प्रतिष्ठा। अलग अलग जाति के आधार पर भी लोगों को प्रतिष्ठा मिलती है, पैसों के आधार पर भी प्रतिष्ठा मिलती है। आर्थिक कारक भी हो सकता है और सामाजिक कारक भी हो सकता है। तो ऐसी जो असमानता, इनइक्वालिटीज उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों विचारधारा कैसी है, समाजवादी विचारधारा है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन सी समाजवादी विचारधारा है। ठीक है, ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट दे दिया, अब आप पता करो कौन सी समाजवादी, कौन सी गांधीवादी और कौन सी उदार बुद्धिजीवी। ठीक है, तो इसको ये आर्टिकल 38 हो गया। क्लियर है। एक चीज और यहां पे लिख लीजिएगा, इसे 44वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन ये बन जाएगा कि इनमें से कौन सा मूल संविधान में था। ठीक है,
तो याद रखिए ये वाला आय अवसर प्रतिष्ठा की असमानता को दूर किया जाएगा, ये इसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। मूल संविधान में ये नहीं था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको जोड़ा गया। क्लियर? तो ये हो गया आपका आर्टिकल 38। अब बात करते हैं आर्टिकल 39 की। देखो आर्टिकल 39 सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 कैपिटल ए बोलता है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब क्या बोल रहा है? समान न्याय, यानी सबको इक्वल जस्टिस प्रदान किया जाएगा। निःशुल्क विधिक सहायता, यानी किसी को अगर कानूनी सहायता प्राप्त करनी तो उसके लिए कोई उसको पैसे देने की आवश्यकता नहीं, तो है ना। अभी किसी को अगर कोई अपना केस लड़ने के लिए उसके पास पैसा नहीं तो सरकारी वकील हायर कर सकता है। इवन अगर सरकारी वकील भी नहीं तो वो खुद का केस भी लड़ सकता है। सरकार ने लोक अदालत बनाई है, फैमिली कोर्ट बनाया है ना, अलग अलग बनाया ताकि जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा कोर्ट में ना जाए और कोर्ट में हाईलाइटेड ना हो, जितनी कानूनी प्रक्रिया उन सब चीज़ों से बच सके। परिवार न्यायालय बना दिया कि भाई डाइवोर्स वाइवोर्स से संबंधित है तो भैया क्यों आखिरकार किसी के फैमिली इशू को, किसी के पर्सनल इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड किया जाए, और चूँकि उसकी बहुत ज़्यादा कानूनी दाव पेच वाली प्रक्रिया होती है। किसी का कोई ज़मीन के विवाद से निपटारा करना है तो उसके लिए फैमिली कोर्ट, तो ये लोक अदालत बनाई गई है। तो ये सब क्या किया जा रहा है? समान न्याय प्रदान करने के लिए, चूँकि भाई क्या है, कोर्ट तो लिमिटेड है और वकीलों की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा है। वकील पैसा इतना इतना लेते हैं, कैसे हो पाएगा? तो इसलिए उसको दूर करने के लिए किया गया। क्लियर? अब 39 इस्माले बोलता है पुरुष और स्त्रियों के आजीविका के समान अवसर। ठीक है, जो पुरुष और स्त्रियां हैं उनके आजीविका, आजीविका मतलब लाइवलीहुड, ठीक है, उनका जीवन यापन करने के लिए उनको पैसे चाहिए, तो उसके समान अवसर प्रदान करना है। तो आर्टिकल 39 स्मॉल ए ये बोलता है। फिर 39 बी जो बोलता है कि देश में जो उपलब्ध संसाधन है उनका न्यायपूर्ण वितरण, यानी संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। ठीक है। 39 सी बोलता है जो संसाधनों का अहितकारी हाथों में संकेंद्रण से रोके। ठीक है, तो देखो 39 बी बोल रहा है कि देश में जितने भी संसाधन हैं उनका न्यायपूर्ण वितरण, यानी उनको वितरण करने में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन करने में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है जो देश में संसाधन उनको अहितकारी हाथों में संकेंद्रण से रोके, ऐसे हाथों में नहीं पहुंचने देना है जो क्या कर सके उन संसाधनों को विनाश के लिए, उन संसाधनों के लोगों को समाप्त करने के लिए, ठीक है, वो यूज कर सके। तो ये बोला गया 39 सी। आर्टिकल 39 सी के बाद अब आर्टिकल 39 डी ये बोलता है समान कार्य के समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन। भाई स्त्री और पुरुष को बोला गया कि भाई समान काम जो भी होगा उसका समान वेतन मिलेगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। स्त्री और पुरुष को, हालांकि रणधीर सिंह केस में क्या किया गया, इसे फंडामेंटल राइट नहीं माना गया। बोला कि भाई समान कार्य के समान वेतन कैसे हो सकता है, स्त्री और पुरुष दोनों के काम में भी अंतर है। भाई अगर कोई ऐसा काम है जो उत्पादन से संबंधित है, मेहनत से संबंधित हो, ऐसा हमेशा से कहा गया है कि पुरुषों के पास क्या है, ज़्यादा बल है, तो वो क्या कर सकता है, उस टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकता है।
तो इसलिए समान काम के समान वेतन का कैसे हो पाएगा। हालांकि इसको लेकर के अभी न्यूजीलैंड जो एक देश है जहाँ पे महिला और पुरुष दोनों के क्रिकेटर जो हैं उनकी समान वेतन कर दी गई, इक्वल पेमेंट कर दी गई है। खिलाड़ी भी छोड़ दिया तो हो गए वो। तो देखो वहाँ पे ये है ना, बहुत ज़्यादा लिबरल है, तो क्या रहता है कि बहुत सारे जो लोग रहते हैं जब एक देश से अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते तो दूसरे देश को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, अब हमारे देश में 130 करोड़ की जनता है, उनके यहाँ भाई 20-25-30 लाख की जनता, हमारे यहाँ 130 करोड़ की जनता है और खिलाड़ी 11 खेलेंगे। तो हमारे यहाँ तो मूवमेंट चलती है, संजू सैमसन को क्यों नहीं खिला रहे हैं, है ना। जो रिटायर हो गए उनको वापस बुलाया जा रहा है, जो खड़े हैं बेचारे उनका का। ठीक है, तो वहाँ की अलग बात है। 39E ये बोला जा रहा है राज्य का यह देखना कर्तव्य है कि कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष और कोई भी विकलांग आर्थिक तंगी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से ऐसा कार्य न करे जो उसकी क्षमता को कम करे। ठीक है, बोला जा रहा है कि कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई विकलांग हो, आर्थिक तंगी मतलब उसके घर में बहुत बेरोजगारी वाली स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा काम ना करे जो उसकी क्षमता है। मतलब कि अगर मैं इंजीनियरिंग किया हूँ और मेरे घर में क्या है बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी और मेरे को काम नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या ढोने लग जाऊँ, छिब्बी ढोने लग जाऊँ, इससे क्या हो जाएगा, मेरी क्षमता तो प्रभावित होगी ना। एक तो पहली बात मैं वो काम करने के लिए बना नहीं, दूसरी बात कि भैया वो काम में मेरी स्पेशलिटी नहीं है, चूँकि शारीरिक रूप से मैं उतना मजबूत नहीं हूँ। तो 2 दिन ढोया, उसके बाद तीसरे दिन मैं खुद एडमिट हूँ, तो आर्थिक तंगी थी, ऊपर से आर्थिक तंगी आ गई। अब मेरे हॉस्पिटल का खर्चा कैसे निकलेगा, है ना। तो ऐसे समय में बोला गया कि भैया उसकी क्षमता को कम करे, यानी उसके जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है, उसकी आयु को प्रभावित कर रहा है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो विशेषज्ञता है उसको प्रभावित कर रहा है। तो ये देखना राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 39F बोलता है बाल्यावस्था का क्या करना है, संरक्षण करना है, उनको पोषण प्रदान करना है और उनकी शोषण से रक्षा करना है। शोषण से रक्षा करना, ये सब भी राज्य का कर्तव्य है। तो आर्टिकल 39F क्या बोल रहा है, बाल्यावस्था मतलब चाइल्डहुड जो है, किसी का बचपन है, संरक्षण करना कि देखना भाई उनको प्रोटेक्ट करना, पोषण यानी उन्हें क्या न्यूट्रिशन प्रदान करना, और उनका शोषण ना हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इनकी रक्षा करना। तो इतनी चीज़ें आर्टिकल 39 में बोला गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझिएगा। क्लियर। और जैसे कैपिटल 39A जो है, इसे ये याद रखिएगा, इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 39A उसे 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐड किया गया है। तो ये हो जाता है आपका 39, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है और हमेशा क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं। 39 कैपिटल A जो है वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मूल संविधान में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन 39 ABCDEF क्या थे, ये मूल संविधान में थे। अब इसके बाद आर्टिकल 40, अब यहीं से शुरुआत करते हैं। और ये कौन से थे, पूरे आर्टिकल 39 समाजवादी थे। ठीक है, पूरे के पूरे समाजवादी हैं, कोई यानी वैसा नहीं है, पूरे समाजवादी हैं। आर्टिकल 40 जो बोलता है, क्या बोलता है, ग्राम पंचायत। यह क्वेश्चन हमेशा बनता है। आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ग्राम पंचायत को किस आर्टिकल के तहत रखा गया है। ठीक है, आप लोगों को जैसे मालूम है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या कर दिया गया है, इसे
इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई, एक संवैधानिक बॉडी बन गई है, एक पीठ बन गई है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के तहत। अब आर्टिकल 41 बोलता है किसी भी अभाव, बेकारी, अशक्तता की स्थिति में लोक सहायता व काम पाने का अधिकार। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? किसी भी अभाव, बेकारी, अशक्तता की स्थिति में क्या पाना है? लोक सहायता, यानी लोगों की सहायता, ठीक है, या कि फिर काम पाने का अधिकार। क्लियर है? कोई अभाव मतलब आपके पास पैसों की कमी है, संसाधनों की कमी है, शिक्षा की कमी है, ठीक है। कोई बेकारी मतलब बेकार, आप सब लोग तो बेकार ही पड़े हो अब बेकारी मतलब क्या होता है ना, बेकार पड़े, हाँ बेरोजगार, बेकार, बेरोजगार मतलब कि चलो वो किसी काम का हो, बेकार मतलब वो किसी काम का नहीं है, बेकार से कंडे में पाथने लायक भी नहीं बचा, बोलते हैं ना कंडे में पाथने लायक नहीं, मैं घर में बोला करते हैं ना, कंडे में पाथने लायक तो स्थिति नहीं, कंडा भी गोबर भी कोई ना कोई काम का आता है, तो उसकी काम का भी नहीं है। और अशक्तता, अशक्तता मतलब आपके अंदर किसी प्रकार की सशक्तिकरण नहीं, एम्पावरमेंट आपका नहीं है, तो ऐसी दशा में लोक सहायता, आप थोड़ा तरस खा लें, लोग दे दे काम की, चल भाई मेरे घर की नाली साफ कर दे, लेटरिन महीना भर से कोई नहीं साफ किया, सीट जा हो गए, तेरे लिए पूरा का पूरा माल रेडी है अंदर, तो ऐसे काम। अब क्या करेंगे भाई, कुछ तो नहीं है तेरे अंदर योग्यता, अभाव है, बेकारी है, पड़ा हुआ है घर में, उसके लिए भी अधिकार है। हाँ उसके लिए भी अधिकार दिए कि भाई लोग तरस खाएं, ले भाई जा 2 रोटी खा ले, ठीक है। अब आर्टिकल ये याद रखना, ग्राम पंचायत किससे संबंधित है? गांधीवादी, ठीक है। और आर्टिकल 41 किससे संबंधित है? समाजवादी। सर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं गांधीवादी समाजवादी? हाँ क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछ लेगा, 4 स्टेटमेंट दे देगा, 4 आर्टिकल दे देगा, और इनमें से पूछ लेगा इनमें से कौन सा है गांधीवादी है, इनमें से कौन सा समाजवादी। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आर्टिकल वाले तो प्रॉपर अब सब लोग पढ़ते ही जा रहे हैं, इसको इस तरीके से कोई नहीं पढ़ता कि भाई ये कौन से विचारधारा का है, ठीक है। तो थोड़ा सा 4 आ सकता है कैसे भी क्वेश्चन। अब आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 क्या बोलता है? बोलता है कार्य की मानवीय दशाएं, मानवीय दशाएं, एंड सेकेंड बोलता है प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता मतलब भाई अगर कोई लेबर पेन में है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उनकी सहायता करना, ठीक है। तो आर्टिकल 42 बोलता है, और ये भी समाजवादी है, ठीक है। समाजवादी मतलब समाज से रिलेटेड है ना, लिबरल विचारधारा, सोशलिस्ट, ये भी समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत है। तो कार्य की मानवीय दशाएं, प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता मतलब लेबर पेन में अगर कोई है तो उसकी करना। और कार्य की मानवीय दशाएं मतलब ऐसा कार्यस्थल को ऐसा बनाना कि वहाँ पे लोग काम कर सके, ठीक है, सभी प्रकार से, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। एसी वेसी लगवा देना, थोड़ा पढ़ाते बने, पढ़ते बने, मानवीय दशाएं है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए जिसमें तुम्हारा पसीना निकल आए बोले बैठा दो बिना पंखा चालू करे, पढ़े चाहे ना पढ़े पसीना निकल ना आएगा, तो ऐसा नहीं करना है ना। तो आर्टिकल 42, ठीक है। अब आर्टिकल 43 कर लेते हैं। आर्टिकल 43 में कुछ बातों को बोलता है। सबसे पहले बात करता है निर्वाह योग्य मजदूरी। आपको मजदूरी ऐसी मिलनी चाहिए जिससे आपका क्या चल सके, आपका घर बार चल सके,
अब मिल रहा है हमें जितना, उतने में हमारा न चल पाए, घर बार तो बहुत दूर की बात है। कल ने शादी ब्याह तो 2-4 ठो बीवी तुरंत दूसरे दिन भाग जाए, ये भैया ये तो मतलब निठल्ला निकला, नहीं तो किस्मत ही खराब। तो वही है कि भाई ऐसे ही वेतन मिलना चाहिए जो निर्वाह योग्य हो। अवकाश देने वाली कार्यदशाएं, अवकाश देने वाली कार्य दशाएं। तीसरा बोल रहा है कुटीर उद्योग, हथकरघा आदि को व्यक्तिगत व सहकारी प्रयास से बढ़ावा देना। बता दूं, प्रयास से बढ़ावा। क्या बोल रहा है? निर्वाह योग्य मजदूरी, अवकाश देने वाली कार्यदशाएं, जैसे 7वें दिन काम न लो भाई, 2-4 दिन की छुट्टी। हमारे यहाँ तो छुट्टी ही चलती रहती है। अवकाश देने वाली कार्यदशाएं, कुटीर उद्योग, हथकरघा, हथकरघा मतलब हाथ से बनाने वाला है ना, चरखा जिसको आप लोग बोलते हो, आदि को व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल और सहकारी प्रयास से बढ़ावा देना। इसको याद रखना, ये गांधीवादी विचारधारा है, ये वाला गांधीवादी विचारधारा है, ठीक है। आर्टिकल 43 का ये लास्ट वाला, तीसरा वाला है। और ये दोनों कौन से हैं? समाजवादी विचारधारा। क्लियर? सहभागी सहकारी, सहकारी मतलब कोऑपरेटिव। सरकार और कम्युनिटी दोनों मिलकर के क्या काम करेगी? कम्युनिटी मतलब समुदाय। भाई बहुत जगह ऐसा होता है ना, जैसे आपका अमूल दूध, इसमें क्या हुआ था? सरकार और जो कम्युनिटी थी वहाँ की, वो लोगों ने मिलकर के क्या किया? कोऑपरेट किया। कुछ निजी कंपनी भी आ जाएंगी वहाँ पे। कौन सी? हाँ, सहकारी समिति आपका आर्टिकल 19 के तहत आती है। सहकारी समिति आपकी आर्टिकल 19 के तहत आती है। क्लियर है? इसके बाद 43A, आर्टिकल 43A बोलता है सहभागी प्रबंधन, सहभागी प्रबंधन, सब लोग मिलकर के काम करें। और आर्टिकल 43B बोलता है सहकारी समिति, ठीक है, सहकारी समिति को रखा गया है। क्लियर है? आर्टिकल 43A सहभागी प्रबंधन और आर्टिकल 43B सहकारी समिति। सहभागी प्रबंधन जो था, इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक, पहले नहीं था। और जैसे आप लोगों को मालूम है, सहभागी प्रबंधन किसका आ जाता है? समाजवादी, ठीक है। सहभागी प्रबंधन मतलब क्या है? समाजवाद के अंतर्गत आ जाता है, समाजवादी विचारधारा है। और ये जो सहकारी समिति, ये आ जाती है गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड अगर आप देखते हो, पूरा हिस्ट्री पढ़ते हो, तो कम्युनिटी बेस्ड काम करने के लिए कौन बोल रहे हैं? गांधी जी बोल रहे हैं कि सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी आप स्थापित करिए। सरकार क्या है? सरकार ट्रस्टी है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देते हैं ना गांधी जी, कि सरकार अपने आप को संसाधनों का मालिक न माने, बल्कि क्या माने? ट्रस्टी माने। और ट्रस्टी का काम क्या है? कि संसाधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो इसलिए सहकारी समिति किसके अंतर्गत है? गांधीवादी, ठीक है। तो आर्टिकल 43B यहां तक क्लियर है। अब आर्टिकल 44 में आते हैं। आर्टिकल 44 जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आता है आपका, और इसके ऊपर लगातार विवाद कुछ ना कुछ बनते ही रहते हैं। आर्टिकल 44 आपको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान
सिविल संहिता मतलब सभी धर्म समुदाय के लिए क्या है, एक ही प्रकार का कानून बनाना, समान सिविल, समान नागरिक। सिविल से मतलब होता है नागरिकों के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं, ठीक है। समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्मिटी मतलब सभी के लिए एक समान सिविल कानून बने। वैवाहिक संबंध, जो वैवाहिक कानून है, जो संपत्ति से रिलेटेड है, रिलीजियस से रिलेटेड है, उत्तराधिकारी से रिलेटेड है, सारे के सारे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा विवाद में बना रहता है, ठीक। अब इसके बाद आर्टिकल 45 अपन ले लेते हैं। ये भारत के एक राज्य बस हाँ, गोवा भर में राज्य। सर वहाँ पे क्यों लागू, गोवा में लागू होने के पीछे ये रीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि गोवा शुरू से ही जो था आपकी जो भारतीय संस्कृति है उससे थोड़ा सा कटा हुआ था। चूँकि गोवा में किसका था, पोर्तुगीज़ का था, पुर्तगालों का था। और पुर्तगाल क्या था, थोड़ा लिबरल सोसाइटी के थे, थोड़ा उदारवादी समाज के थे। वहाँ पे उतनी ज़्यादा आपके धर्म और आपकी जाति से संबंधित चीज़ें वहाँ नहीं पहुँची जितनी भारत के दूसरे क्षेत्र पर थी। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में हिंदू कोड बिल को तो ले आया गया है। दिक्कत हो रही है मुस्लिमों के में कि मुस्लिम अपने आप को क्या बोल रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत वो बात करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ है ना, उसके तहत बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए, लेकिन विवाद हमेशा बना रहता है। और ऐसा कहा जा रहा है ट्रिपल तलाक को ख़त्म करना, ये सब यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। धीरे 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 चीज़ें आएंगी। अब देखिए और कितने साल लगते हैं, हमरे जीते अगर आ जाए तो अच्छी बात है 30-40 साल में आ जाए तो हम ये भी पढ़ा के जाएंगे 30-40 साल के अंदर। अगर नहीं आए तो बोलते रहेंगे कि आने वाला है, आने वाला है। आर्टिकल 45 क्या बोलता है, 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, इसको भी संविधान संशोधन के द्वारा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया, चेंज किया गया, ठीक है। और ये देखिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी उदार बुद्धिजीवी है और ये भी क्या है, उदार बुद्धिजीवी सिद्धांत के अंतर्गत आ रहा है। अब समझिए ना, बुद्धिजीवी मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल मतलब जो आपका डेवलपमेंट करे, ठीक है। तो भैया अगर समान सिविल कोड आएगा तो भी लोगों का डेवलपमेंट आएगा, तो भी उसे बौद्धिक के अंतर्गत रखा गया। और ये अगर लोगों को शिक्षा इच्छा का अधिकार हो जाएगा तो वैसे भी उनका डेवलपमेंट हो जाएगा, तो उसे भी उदार बुद्धिजीवी के अंतर्गत रखा गया, ठीक। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसमें चेंज किया गया था। पहले जैसे मैं बताया था ना, क्या था, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फिर फंडामेंटल राइट में उसको डाल दिया गया आर्टिकल 21A, तो उसके अंतर्गत रख दिया कि भैया 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे चेंज करके बोल दिया 0 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। पहले यहाँ 6 से 14 था, क्लियर। फिर इसके बाद आते हैं अपन आर्टिकल 46। सारे आर्टिकल पढ़ते रहो और सारे आर्टिकल, सर वो 6 से 14 वाले को मौलिक अधिकार मिला है। हाँ, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आर्टिकल 21A के अंतर्गत डाल दिए गए, ठीक। आर्टिकल 46 बोलता है SC, ST, OBC के शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति को बेहतर करना, ठीक। SC, ST, OBC इसके शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति को क्या करना, बेहतर करना। और ये कौन सी विचारधारा है आपकी, गांधीवादी, ठीक है। और इसी के आधार पर OBC को लेकर के मंडल कमीशन का भी गठन किया गया, ठीक। पहले संवैधानिक अधिकार नहीं था, तो OBC को भी किसके अंतर्गत रख दिया गया, संविधान के अंतर्गत रख दिया गया, ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत रख दिया गया। आर्टिकल 16(4) में
अपन बात किए थे आर्टिकल 16 की, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका आर्टिकल 46। अब आर्टिकल 47 देख लेते हैं। आर्टिकल 16(4) के तहत ओबीसी को भी रख दिया गया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत ओबीसी का क्या है, ओबीसी के लिए भी शिक्षा पाने का अधिकार, यानी ओबीसी के लिए भी क्या कर दिया गया, उनकी शिक्षा और उनकी सामाजिक स्थिति और उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास करेगा, है तुम्हारा कर रहा है, ठीक है। हाँ हाँ। आर्टिकल 47 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 47 बोल रहा है गुणवत्तापूर्ण जीवन, गुणवत्तापूर्ण जीवन, यानी आपको किस तरीके का जीवन प्रदान करना है, क्वालिटी वाइज आपको जीवन प्रदान करना है, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण। अब आपको गुणवत्तापूर्ण जीवन कैसे मिलेगा? जब आपको पोषाहार मिलेगा, जब आपको न्यूट्रिशनल फूड मिलेगा, और जब आपका मद्य निषेध, भाई दारू वारू बैन रहेगी, ठीक है। तो आर्टिकल 47 में क्या बोल रहा है? गुणवत्तापूर्ण जीवन, पोषाहार और मद्य निषेध, ये दोनों को रखा गया किसके अंतर्गत? ये दोनों को रखा है उदार बुद्धिजीवी, उदार बुद्धिजीवी विचारधारा के अंतर्गत, और मद्य निषेध को किसके अंतर्गत रखा गया? गांधीवादी। हमेशा गांधी जी किसके? दारू के खिलाफ थे, इसीलिए बहुत सारे लोग गांधी जी के खिलाफ है। हमरा भला नहीं चाहते थे गांधी जी, मस्त काम करके आते थे, 50 रुपए का पौवा लेते थे, सो जाते थे, गांधी जी बोलते नहीं पीना है, तो गांधी जी खराब। 2-4 लोग इसलिए भी गांधी जी से नफरत करे कि तुम्हारे कारण बिहार में हमको दारू नहीं मिल रही, गुजरात में दारू नहीं मिल रही है। क्योंकि भाई बिहार राज्य और गुजरात राज्य ने क्या बोला है कि भैया डीपीएसपी में क्या लिखा है? मद्य निषेध, दारू को बैन करो। तो हम क्या कर रहे हैं? राज्य का कल्याण करने के लिए, चूंकि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए हम क्या कर रहे हैं? अपने ड्राई स्टेट बना रहे हैं, दारू बैन कर रहे हैं, और बेचारे परेशान कि अब क्या करें, वो भी तो मर रहे हैं सर, मर रहे हैं बेचारे, दारू नहीं मिल रही तो मर रहे हैं, वो भी मर रहे हैं, कच्ची दारू इलीगल है, ठीक है। तो आर्टिकल 47 याद रखिएगा कि ये दोनों कौन से हैं? समाजवादी विचारधारा की। ये वाला क्या है? गांधीवादी विचारधारा का, ठीक है। आर्टिकल 48 क्या बोल रहा है? कृषि एवं पशुपालन से संबंधित, ठीक है, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित। जो कृषि वाला है वो कौन सा है? गांधीवादी विचारधारा है। और पशुपालन किससे संबंधित है? यह आपका उदार बुद्धिजीवी है। अब समझिए, एक ही आर्टिकल में 2 शब्द लिखा है, 2 अलग अलग विचारधारा के हैं। भाई पशुपालन से संबंधित क्या है? नई नई टेक्नोलॉजी बनेगी तो क्या होगा भाई? नई टेक्नोलॉजी आएगी तो इससे मिल्क का प्रोडक्शन ही तो बढ़ेगा, और बढ़ाए जा रहे हैं इंजेक्शन लगा लगा के। ऐसी स्थिति हो गई गाय के बेचारे की, ठीक है। तो आर्टिकल 48 क्या बोल रहा है? कृषि और पशुपालन संबंधित। कृषि कौन सा? गांधीवादी, और पशुपालन कौन सा? उदार बुद्धिजीवी। आर्टिकल 48A ये भी एक महत्वपूर्ण है। किसका संरक्षण करना? पर्यावरण, वन, समाजवादी और उदार बुद्धिजीवी ये सब अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, वन जीवों का संरक्षण करना। क्या बोल रहा है? पर्यावरण का संरक्षण करना, ठीक है। भाई जितने लोग बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं उनको तुम रोक दिया करो कि भाई तुम्हारे चक्कर में हम निपट रहे हैं। कौन कौन पीता है? तुम्हारे साइड वो इशारा कर रहा है। मैंने कि ये लोग सबसे बड़ी नशेड़ी चैन स्मोकर है, एक दिन में 4 डब्बा ख़त्म करती हैं और बोलती हैं कि अपन को क्या चाहिए? सिगार। बहुत बढ़िया, नहीं पीना भाई, थप्पड़ भी मिलेगा। ठीक ठीक बता दी।
हालांकि हमने छोड़ दिया है। अरे आप तो सर बच गए। बच गए बच गए। बच गए आप सर। जो धोखे से अगर, सोच रहे थे जीने के। अरे भाई मत पूछो, अपन को तो पहले लगता था कि इससे थोड़ा सा इम्प्रेशन अच्छा बढ़ता है, अपन लगा करके बैठ जाते थे, जैसे बस स्टॉप हो एक ठो ले करके बैठ जाएं कि चलो भाई अगल बगल लड़कियां लड़कियां जा रही हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। कॉलेज के लड़के थे, ऐसा भी होता था। ऐसा ही होता था, लड़कों को लगता था, समझो लड़कों को लगता था, लड़कों को लगता था, पता नहीं क्या इम्प्रेशन होता था। अच्छा नहीं रहता है सर। सुनो मेरे भाई, लड़कियों के मन की बात को तो वो भी नहीं जान पाए, हमने भी सोचा है ना, पता नहीं। अरे बहुत कुछ हुआ है, तुम क्या है कहाँ पड़े हो, इतना कुछ हुआ कि अब कहानी खत्म नहीं, अब कहानी शुरू ही नहीं करना है यार, कहाँ लग उसी चक्कर में पड़े इंसान। मैं बात करते करते सो जाता था, फ़ोन स्विच ऑफ कर देता था, मैं इतना मूड खराब होता था। वो वही बात कौन करेगा यार डेली। ठीक है काम अच्छा है, काम करना था। मैं समझ नहीं पाता हूँ इतनी देर तक क्या बात करते रहे। हाँ वो मेरे को भी समझ में नहीं आता था, लेकिन करना पड़ता था। इन्वेस्टमेंट देखो भाई, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट है आज के टाइम पे, इसीलिए अपन नहीं हो पाता क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। सही है ना सर। समझ लो 2-4 घंटा आपको एक दिन में चाहिए, और अगर नहीं है तो प्यार सच्चा नहीं है। अरे दादा मजबूरी तुम घर वालों को इग्नोर मार सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 49 क्या बोल रहे हैं? आर्टिकल 49 स्मारक और धरोहरों का संरक्षण। जो आपके स्मारक है, स्मारक मतलब ताजमहल हो गए, लाल किला हुआ, कुतुब मीनार हो गए, जितने भी तुम्हें मंदिर अंदिर दिख रही है ना। अब सबको तुम ना बोल देना कि भाई रास्ते में जो है इतनी छोटी सी बनाई स्मारक है ना, ऐसा नहीं स्मारक बनती भाई। धरोहरों का संरक्षण, ठीक है। तो आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 क्या बोलता है? लोक, हाँ रेत से स्मारक बना, रेत से स्मारक, उसका भी संरक्षण नहीं। लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। लोक सेवकों में, लोक सेवा में जो पब्लिक सर्विसेज होती है ना भाई, जो डीएम है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसी के अंतर्गत क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्ति दोनों रहती है। तो बोला है कि नहीं भाई, एक व्यक्ति या की कार्यपालिका शक्ति रहेगी उसके पास या न्यायपालिका शक्ति रहेगी, दोनों काम वो कैसे कर पाएगा? एक तो बिजी शेड्यूल रहता है, वैसे भी फाइल वाला काम ऐसा रहता है कि भाई 24 घंटे भी वो काम करे तो भी फाइल ना निपटे, ऐसा कहा जाता है। अब उसमें उसको एक और सर्विस दे दिया कि भाई न्याय भी तुम करो, है ना। तो आया वो रात भर सोया नहीं, बोले आओ 2 जन का है केस भाई, बताओ का है, तुमरा का है। उठे बोले जितने पूरा फ्रस्ट्रेशन, 2 झापड़ लगाए, बोले ठीक है तू जीता जा, बोला खुशी में 2 झापड़ दे रहा हूँ, तेरा केस स्ट्रांग था 2 झापड़ दिए, है ना। तो ये नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 50 है। अब आर्टिकल 51 कर लो। आर्टिकल 51 बोला गया कि भाई राज्य का कुछ कर्तव्य भी रहेगा। राज्य का कर्तव्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि का सम्मान करना, ठीक है। देश विदेश के मुद्दों को मध्यस्थता से समाधान। तीसरा, देशों की आपसी
स्थिति का सम्मान, ठीक। आपसी स्थिति मतलब आंतरिक मुद्दों का, भाई किसी के इंटरनल मैटर में नहीं घुसना है, उसका इंटरनल मैटर को सम्मान करना है, ठीक है। तो आर्टिकल 51 बोल रहा है कि भाई ये एक राज्य का कर्ता हुआ और ये भी क्या है, उदार बुद्धिजीवी। 49 भी क्या है, उदार बुद्धिजीवी। 50 भी क्या है, उदार बुद्धिजीवी। याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। आर्टिकल 51 क्या बोल रहा है, ये सब बोल रहा है कि भाई राज्य का ये सब कर्तव्य है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संधि का सम्मान करना, देश विदेश के मुद्दों की मध्यस्थता, जो देश विदेश में जो मुद्दे हैं, और कोई दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है तो क्या मेडिएटरशिप कर लो, मध्यस्थता कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों जन ही आपस में समाधान कर रहे हो, कभी नहीं निकलेगा। और बोल रहा है कि भाई देशों के आंतरिक जो मैटर है, इंटरनल इशू, उसका सम्मान करना है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर, उसका सम्मान हो ही नहीं रहा है। हर चौथे दिन पहुंच जाता है पाकिस्तान, बोलता है यूएन जाएंगे। यूएन वाले भी बोल रहे हैं अरे कुछ तो नया लेके आओ, इतने सालों से सुन रहे हैं तुम रहे, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, ये आपके डीपीएसपी के पूरे आर्टिकल खत्म, ठीक है। हाँ, लिख डालो उसको, फिर जाना है। और क्या पढ़ोगे, और थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हो इसका कि भाई आखिरकार इसकी आलोचना की गई है, उसको पढ़ लेते हैं। कुछ आधार पे आलोचना की गई है, वो पढ़ लेते हैं। थोड़ा छोटा सा टॉपिक और डीपीएसपी की आलोचना भी तो कोई करेगा ना भाई। अब कुछ भी तुम सिद्धांत बनाओगे, तुमने बोला कि भाई महिला का सम्मान करना चाहिए, मैं आया मैं बोला दुई झापड़ दिया, मैं बोला कैसी बात कर रहा है, महिला का सम्मान करना चाहिए। एक महिला आतंकवादी है और तुम सम्मान करने के चक्कर में बैठे हो उसके सामने, वो उड़ा दी तुम्हारा घर, पूरा देश उड़ा के चल दी। अब तुम बोल रहे हो सिद्धांत हमें सिखा के भेजा था महिला का सम्मान करना। पहुंच गई पहलवान, तुम्हें उठा के पटक रही हो, तुम बोल रहे हो सम्मान। तो सीधे बोलो कि तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो कुछ भी सिद्धांत बनता है तो उसकी आलोचना तो होती है, थ्योरीज की आलोचना हमेशा होती है। तो भाई आलोचना भी की गई है, डीपीएसपी की आलोचना, क्रिटिसिज्म किस तरीके से किया गया। तो पहला तो बोला गया कि इसके पास कोई कानूनी शक्ति नहीं। सही बात है, कोई कानूनी शक्ति थोड़ी है इसके पास, कोई कानूनी शक्ति नहीं। और इसमें एक स्टेटमेंट आता है केटी शाह का, उन्होंने बोला डीपीएसपी एक ब्लैंक चेक की भांति है, जिसका भुगतान बैंक के संसाधनों पर होना है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि डीपीएसपी एक ब्लैंक चेक है, कि सामने वाले ने बोला ब्लैंक चेक काट करके आपको दे दिया, और साथ में बोल दिया जब बैंक के पास पैसा होगा तब वो आपको देगी। अब बैंक के पास कब पैसा आएगा और क्यों तुमको देगी ब्लैंक चेक, समझ रहे हो। मतलब कोई कानूनी शक्ति नहीं है, आपने लिख करके दे दिया इतनी 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 सारी चीजें, लेकिन उसके पीछे कुछ बताया नहीं। तो क्या है ये आपकी थोड़ी सी। इसके अलावा एक और टीटी कृष्णाचारी, इन्होंने क्या बोला, डीपीएसपी भावनाओं का कूड़ा घर है। क्या है, भावनाओं का कूड़ा घर। मतलब तुम्हारी जितनी भी भावनाएं थी तुम्हारे अंदर सब डाल दिया तुमने डीपीएसपी में, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, टीटी कृष्णाचारी ने बोला कि ये भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लेते हैं, दूसरे किसके आधार पर किया गया है, सेकंड बोला गया तर्कहीन व्यवस्था, तर्क
हीन व्यवस्था। अब तर्कहीन व्यवस्था मतलब कि भाई तर्क है ही नहीं, जो जो चीज़ों को आपने ऐड किया है। आपने ये बताया ही नहीं कि इनमें से कौन सा जो डीपीएसपी का है वो जो ज़्यादा मूल्य का है और कौन सा कम मूल्य का। आपने दोनों को बराबर ही बता दिए। आपने बोला स्त्री और पुरुष के बीच में समान कार्य का समान वेतन, और आपने एक तरीके से बोल दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बराबर है। दोनों चीज़ कैसे बराबर हो सकती है? एक पूरा समुदाय बेस्ड पर है और एक दूसरा है। आपने मद्य निषेध को एक बोल दिया, आपने कुटीर उद्योग को बराबर कर दिया, और साथ में आपने पूरे देश की जो एक बहुत भावी संरचना हो सकती थी उसको बराबर कर दिया। ठीक है, तो कुटीर उद्योग और साथ में संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण दोनों बराबर कैसे हो सकता है? हथकरघा कितना बड़ा है? अब आप उसको प्रमोट करने के लिए बोल रहे हो और ये कौन सा एरा है? मॉडर्न एरा है। ये कैसे बराबरी कर पाओगे उत्पादन की? 3 प्रोडक्ट देखो, 3 देश की तुलना 3 प्रोडक्ट से मैं करता हूं। अब समझना कौन सा देश किस स्थिति का है। यूएसए ने बनाया एप्पल का मोबाइल आईफोन, चाइना ने बनाया वन प्लस जो इस समय टक्कर दे रहा है, इंडिया ने बनाया लावा। अब बताओ, 3 देश की आप बराबरी करो। अगर आपको देशों की बराबरी करना है तो वहां पे क्या चीज प्रोडक्ट बन रहा है उससे किया जाता है कि आर्थिक रूप से कौन मजबूत है। एप्पल लाख लाख 1.5-2 लाख रुपए के मोबाइल आ रहे हैं। आईफोन, वन प्लस कुछ टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, इसके भी रेट बढ़ रहे हैं, 60-70-80 हज़ार रुपए तक के मोबाइल आ रहे हैं और एप्पल को टक्कर दे रहा है उसमें इतना फीचर। हमारा लावा मतलब 2-4 ठो ऐप अगर डाउनलोड कर दिए तो बेचारा स्लो हो जाता है। तो मतलब क्या है, तो मैं बताऊं ना कि भाई तर्कहीन व्यवस्था नहीं कि आपने बहुत ऊंची क्वालिटी और नीची क्वालिटी दोनों को बराबर कर दिया। यही देश की विपत्ति भाई। अपन इसके ऊपर नहीं फोकस कर रहे हो, बोल रहे हो चाइना को हम मारेंगे। चाइना कैसे मार लोगे भाई? इसका पूरा मोबाइल जिसमें डाटा चल जाए उसका एक 5 चलेगा। हाँ, तो अब समझो अब चीज़ों को। 3 देशों के बीच का मैं किया और तीनों क्या हैं? अपने आप को बराबर शक्ति। जैसे यूएसए भाई है ही राजा आदमी है, उसके सामने कोई नहीं, उसकी टक्कर कौन दे रहा है? चाइना। अब देखो प्रोडक्ट में भी टक्कर दिख रही ना। लोग एप्पल अगर नहीं खरीद पा रहे तो वन प्लस खरीद के वो खुश हो जा रहे हैं, बोल रहे नहीं हमारे पास भी कुछ प्रोडक्ट है। वो दिखाते कि देखो ये वन प्लस है, तुम दिखा दो लावा है, सामने वाला हंसने लग जाएगा, हंस के बेहोश हो गया, तुमने हंसी हंसी में मार दिया किसी को लावा दिखा करके। तो भाई ये अगर आपको चाहिए कि चाइना की टक्कर लेना तो आपको भी वन प्लस टाइप का प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा ना अपने देश में, और नहीं बनाओगे तो कैसे टक्कर ले लो? बातों बातों में तो हम पूरा टाइम लड़े रहते हैं। ये धारा का धारा है, ये कंपनी को लगाई। और यहाँ देख लो अभी ये कुछ टाइम के बाद तो हमें सबसे पहले इसकी बराबरी करनी पड़ेगी, फिर यहाँ से हमें इसकी बराबरी करनी पड़ेगी। लेकिन हम अब इससे भी नीचे जा रहे हैं। लाभों से नीचे अगर कुछ होए तो हम वहाँ भी पहुँच जाएँ, इससे ऊपर न बढ़ पाएँ जैसी स्थिति है। तो क्या है? तर्कहीन व्यवस्था है ना। ऐसी ही चीज़ है कि भाई देश में यही सब चल रहा है कि भाई कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और कौन से मुद्दे बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बीच अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया लगी है, ठीक है, अच्छी बात है भाई। बाबा के आश्रम में आया सैलाब, भाई 140 करोड़ की जनता है, पानी में खड़ी है जनता। 140 करोड़ की जनता है, 10 लाख की भीड़ आई है। अब सोच लो 140 करोड़ की जनता में 10 लाख, कितना अनुपात आ रहा है? 0.000 कुछ अनुपात आ रहा है, और उसको बोल रहे हो कि मेजॉरिटी है। बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर। अरे ठीक है, अच्छी बात है। अरे बाबाओं के ऊपर तो अपन को बात ही नहीं करना होता है, अब एक से एक। तो समझ रहे हो, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और जो कम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, यहाँ पे भी डीपीएसपी में भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताया गया है। तो फिर कैसे आप बोलोगे कि भाई यही आलोचना है? बहुत सारे लोग जो थिंकर जो दूसरे देखो इंडिया के ऊपर ना सब पैनी नज़र रखे बैठे थे। जैसे इंडिया आज़ाद हुआ, जितने ब्रिटेन वाले थे वो पगलाए बैठे थे, बोल रहे थे ये पगला देश है।
समझ रहे हो, पगला देश है, ये नहीं अपने आप को आज़ाद रख पाएगा। तो संविधान बने देखा और देखा डीपीएसपी में ये, तो बोले कि अब मौका है बोलने का। शुरू हुए जेनिंग्स बोलना, ये सब चीज़ें बकवास करना, हालांकि वो खुद कुछ नहीं कर पाए जीवन में। तो इस आधार पे, और इसके अलावा एक और आधार आ जाता है रूढ़िवादी। भाई पुरानी रूढ़िवादी वाली चीज़ों को लेकर के घूम रहा है। बहुत सारी बातें इसमें कैसी हैं, कुछ रूढ़िवादी हैं कि भाई तुम्हारे अंदर कोई योग्यता नहीं तो भी तुम्हें लोक सहायता मिले। तो ही झापड़ मार के ना भेजे कि कुछ चल तू कुछ योग्यता भी हासिल करके आए। और लोक सहायता से मतलब पढ़ाई में भी सहायता कर दें, लेकिन सामने वाले को मन ही नहीं कर रहा है। अभी चल रहा है ना शॉर्ट्स में 25-26 साल का लड़का भीख मांग रहा है, बोल रहा है कि अरे मज़ा आता है, ये हमारा रोजगार है। और ठीक है, वो ये यहाँ तक बंद नहीं बोलता है रोजगार, वो बोलता है मैं तुम्हें भी नौकरी दे सकता हूँ। लो भैया, मिल रहा है काम, सरकार नहीं दे पा रही, वो दे रहा है कि भाई वो वाला जो है ना नाका, वहाँ पे जाओ, वो वहाँ मेरा अंडर है, मेरे पास लोगों की कमी पड़ रही, इस समय लड़के आ नहीं रहे हैं, तो भाई एक कटोरा दे दो, फटे कपड़े दे दो, चलो वहाँ खड़े हो जाओ, रोजगार मिल गया, दिन की जितनी कमाई मिल गई। ठीक है। और चौथा क्या बोला गया है, संवैधानिक टकराव। क्या बोला गया, संवैधानिक टकराव, कि भाई इसमें बोला गया कि भाई केंद्र और राज्य के बीच हमेशा टकराव रहेगा ना, केंद्र और राज्य के बीच। केंद्र ने बोला कि भाई ये डीपीएसपी का ये चीज आपको लागू करना है, और राज्य ने अगर इनकार कर दिया तो राज्य की सरकार को ही गिरा देगा, बोलेगा ये तो हमारी बात ही नहीं मानता, आर्टिकल 365 लगाओ। समझ रहे हो, आर्टिकल 365 के अंतर्गत ये हमारी बात नहीं मान रहा है, मतलब यहाँ पे संवैधानिक रूप से ये काम हो नहीं पा रहा है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो है ना केंद्र और राज्य के बीच में टकराव, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में टकराव होगा। प्राइम मिनिस्टर कोई कानून बनाना चाह रहा है, राष्ट्रपति उसके ऊपर रोक लगा रहा है। ठीक है, ऐसे ही राज्यपाल एंड चीफ मिनिस्टर के बीच में टकराव, तो टकराव हो रहे हैं ना। केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति अपना कानून नहीं बना सकता। देखो सुनो, राष्ट्रपति जो है पूरे देश के लिए कानून बना सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका का प्रधान है। कार्यपालिका मतलब कार्यपालिका जो भी काम करेगी वो राष्ट्रपति के नाम पे काम करेगी। प्रधानमंत्री बना रहे हैं कानून, लेकिन जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं है, राष्ट्रपति के आदेश के बाद ही कोई भी कानून बनेगा, राष्ट्रपति के ही नाम से बनेगा। क्योंकि कौन है शासक, वास्तविक शासक नहीं, नाम मात्र का भी शासक है, लेकिन कौन है, तो भैया राष्ट्रपति के साइन के बिना और राष्ट्रपति के नाम के बिना कुछ नहीं होगा। और केंद्र शासित क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ पे केवल और केवल केंद्र कानून बनाएगी, वो केंद्र के अंडर में रहता है। और केंद्र किसके उसमें काम करती है, राष्ट्रपति एड एंड एडवाइस देता है, मतलब राष्ट्रपति उन्हीं से सलाह मशवरा करके काम करेगा, लेकिन राष्ट्रपति ही वो सब साइन करता है। राष्ट्रपति उसमें रोक भी लगा सकता है, अध्यादेश जारी भी कर सकता है, उसके पास वीटो पावर भी है, पॉकेट वीटो भी लगा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं ना राष्ट्रपति के पास। ठीक है, क्लियर है, देख लेना, वो चीजें इधर उधर रहती है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गए डीपीएसपी को लेकर के थोड़े टॉपिक। अब इसके बाद जो अपना मेन रहता है ना, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में टकराव। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में टकराव भी हुआ है, अलग अलग केस आते हैं। चंपा कमदोईराजन केस आता है, शंकरी प्रसाद केस आता है, बोम्मई प्रसाद केस आता है, केशवानंद भारती केस आता है ना। तो ये सब केसेस आते हैं जिसके आधार पे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में क्या किया जाता है, दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और वहाँ पे अध्ययन किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और
आपकी गवर्नमेंट के बीच में भी, कि भाई किस टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट का क्या पड़ला भारी है, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, ठीक है। तो उसको अपन कल करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, हाँ टाइम भी हो गया, तो इतना ही रखते हैं। फिर ये जो इसके बाद वाला टॉपिक अपन कल से कवर करते हैं, तो ठीक है। तो भाई जो भी देख रहे हैं वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल का आइकन बटन दबाइए, कमेंट करिए, जो जो करना है सब करिए। अब चलिए बंद कर दीजिए।